हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम संधि पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने व्यंजन संधि और उसके नियम पढ़े और आज हम विसर्ग संधि और कुछ अन्य चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो विसर्ग संधि के कुछ नियम यहाँ आपने पढ़े थे। तो पहला नियम था कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, जैसे यशः धनगान, तो यहाँ जो विसर्ग था वो आपका किस में बदल गया, ओ में बदल गया। इसी प्रकार से दूसरा नियम था विसर्ग का र में परिवर्तन, तो यहाँ निधन धन निर्धन, और इसी तरह से और भी यहाँ पर उदाहरण थे। विसर्ग का तालव्य स्व में परिवर्तन, तो निधनचय निश्चय, धन चरित्र दुश्चरित्र, इस तरह से और उदाहरण। विसर्ग का दंत स्व में परिवर्तन, निह धन संतान निसंतान, निह धन तेज निस्तेज, इस तरह से विसर्ग का फिर मूर्धा स्व में परिवर्तन, तो धनु धनु धन टंकार धनुष टंकार, ऐसे ही दुह धन कर्म दुष्कर्म। विसर्ग का लोप हम कर देते हैं, एक नियम ये भी था। विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे निधन रोग निरोग, निधन रस नीरस, निधन रज नीरज। विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः धन अंतः धन करण अंतःकरण, तो क्या कहा, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प के साथ हो, तब जो है विसर्ग में फिर कोई परिवर्तन नहीं आता है। वहां पर विसर्ग आपका एज इट इज जैसा था, वहां पर आपका विसर्ग जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे अंतः, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद क आया है, नियम यही कह रहा है कि विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतः धन करण अंतःकरण, प्रातः धन काल प्रातः काल, पय धन पान पय पान, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने विसर्ग को और जो पहले के वर्ण थे उन सब को एक तरह इसी तरह से लिख दिया, कोई परिवर्तन हमने यहाँ पर नहीं किया है। इन सभी नियम को आप एक बार लिख लीजिएगा, फिर हम आगे करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने आज की क्लास में विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लिया है। विसर्ग संधि और संधि के जो 3 भेद थे, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आप पढ़ चुके हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि और साथ में उसके भेद और नियमों को भी आपने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसको आप लिखने के बाद अब हम कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और साथ में एक बार रिवीजन भी करेंगे। हिंदी की प्रमुख संधियां, हिंदी में संधि के अपने कोई नियम नहीं है, संधि केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है, लेकिन हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम ही लागू होते हैं। बोलते समय प्रवाह के कारण कुछ संधियां होती हैं, जिसके लिए विद्वानों ने कुछ नियम विकसित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। जहां हम स्वर का ह्रास कर देते हैं, स्वर का हस्व होना, हस्व, जैसे कान धन कटा, तो देखो कान, यहाँ पर देखो ये आ आपका क्या है, दीर्घ है। इस आ को हम हस्व कर देते हैं तो क्या हो गया, कन कटा, कान धन कटा कन कटा। तो इसका हमने क्या कर दिया है, इसको दीर्घ में था, इसको हमने हस्व में परिवर्तन इसका कर दिया है। जैसे ठाकुर धन आइन ठकुर आइन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए ठाकुर धन आइन, इसमें आ है और आ क्या है, आ आपका दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। लेकिन संधि होने के बाद क्या हो गया, ठकुराइन, देखो ये तो जुड़ेगा ही, रॉ में आ जुड़ेगा तो रा हो जाएगा।
लेकिन ठकुराइन आगे आपका जो दीर्घ था वो आपका ह्रस्व हुआ। लड़का धनपन, तो लड़कपन, और यहाँ पर लड़का, ये आ जो है क्या हो गया, क हो गया, लड़कपन। हाथ धनकड़ी हथकड़ी, ये आपका क्या था, आ दीर्घ था, ये ह्रस्व हो गया। फूल धनवाड़ी फुलवाड़ी, फुलवाड़ी, ओ आपका क्या है, ओ आपका ह्रस्व है, ठीक है, और ऊ आपका दीर्घ है। तो यहाँ फू था, ऊ था, तो ये हो गया फु, तो ये ह्रस्व हुआ। काठ धन फोड़ा कट फोड़ा, तो फिर से ये ह्रस्व हुआ। आधा धन खिला अध खिला, आधा धन खिला अध खिला। दूध धन मुहा दूध मुहा, दूध धन मुहा दूध मुहा, चलिएगा, दूध धन मुहा दूध मुहा, चलिए। इसी प्रकार से काला धन मुहा, तो काला में ये दीर्घ है और यहाँ हुआ कल मुहा, दोनों दीर्घ को हमने ह्रस्व कर दिया, ये ह्रस्व में बदल गया, ह्रस्व में परिवर्तन इसका हुआ है। फिर दूसरा नियम है स्वर का लोप होना। पानी धन घट, यहाँ पर क्या हुआ है, स्वर का ही लोप हो गया, पन घट हो गया। ये स्वर इसमें बड़ी ई का स्वर था, लेकिन इसमें हमने इसको हटा दिया, तो पन घट हो गया। बकरा धन ईद बकरीद, बकरा इसमें आ का स्वर था जो कि लोप हो चुका है अब संधि होने के बाद, बकरीद बकरीद, ठीक है। इसी प्रकार कटोरा धन दान, देखो रा में दा जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कटोरा, कटोर दान, कटोर दान, इसमें भी आ का लोप हो गया है, ठीक है, जो स्वर था उसका लोप हुआ है। फिर व्यंजन का भी कहीं कहीं लोप हो जाता है, ये कुछ नियम अलग हैं। तो उस धन ही उसी, उस धन ही उसी, तो देखिए यहाँ से उस धन ही, तो इसमें मिलाएंगे, व्यंजन का लोप हो गया, कौन सा व्यंजन, ह का लोप हो गया यहाँ पर, और इसमें ई की मात्रा कैसे जुड़ गई, देखो उस धन, उस धन ही, तो देखिए उस से आपने क्या जोड़ा, उसी, इसको तोड़ेंगे ना आप, जब उ धन सौ, इन दोनों का मेल होता है, ठीक है, दो व्यंजनों का ही जब मेल करते, दो आप व्यंजनों का मेल करते हैं तो सौ धन ही को तोड़ सकते हैं आप, हलंत धन ई, और देखो इसका लोप कर देते हैं, व्यंजन का, व्यंजन का लोप हो गया, तो ये हो गया उसी, उ सी, ठीक है। इस ऐसे ही सह धन ही सही, इस धन ही इसी। प्रत्यय के योग से संधि होना, प्रत्यय होता है जो किसी मूल शब्द के बाद लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के बाद प्रत्यय के योग से संधि होना, तो ऊपर धन उक्त उपरोक्त, ऊपर धन युक्त उक्त उपरोक्त, मामा धन ऐरा ममेरा, ठीक है, लुट धन ऐरा लुटेरा, गांव धन आर गंवार, लोहा धन आर लोहार, सोना धन आर सुनार, ठीक है। ह्रस्व स्वर का दीर्घ होना तथा किसी पद का लोप भी होना। दीन धन नाथ दीनानाथ, मूसल धन धार मूसलाधार, उत्तर धन खंड उत्तराखंड, तो इस तरह से ह्रस्व स्वर का दीर्घ होना तथा किसी पद का लोप भी होना। इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर संधि को रिवाइज किया और आपने संधि को बहुत अच्छे से पढ़ा। इस प्रकार से हम संधि करते हैं। तो एक बार हम पूरा जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसको हम एक बार देख लेते हैं, क्या क्या चीजें आपने संधि में पढ़ी हैं। तो आइए इसका रिवीजन हम एक बार करते हैं। आपने संधि पढ़ी, संधि, तो संधि क्या होती है, जहां पर दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं वह आपकी संधि कहलाती है। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि के पुनः 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयादि संधि। फिर व्यंजन संधि,
के भी हमने प्रकार बताए हैं, आगे व्यंजन में ही बताएंगे। और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियां हैं। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है और उन दोनों स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आ जाता है वह आपका स्वर संधि कहलाता है। जैसे पर धन अधीन, पराधीन, तो यहाँ पर 2 स्वरों का मेल हुआ है और इन 2 स्वरों के मेल से यहाँ पर स्वर संधि आया है या स्वर संधि यहाँ पर हुई है। अब स्वर संधि का पहला जो भेद था वो है दीर्घ संधि। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के मेल से हमेशा क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। आपने वर्ण में पढ़ा था ह्रस्व स्वर आपके अ, ए और उ हैं और दीर्घ हैं आ, ई और उ। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 नियम पढ़ाए थे कि अ या आ के बाद यदि अ या आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ए या ई के बाद यदि पुनः ए या ई आए तो दोनों के मेल से ई हो जाता है जो कि दीर्घ स्वर है। ओ या ऊ के बाद पुनः यदि ओ या ऊ आए तो दोनों के मेल से आपका ऊ हो जाता है। ये भी आपका क्या है, एक दीर्घ स्वर है। फिर नेक्स्ट यहाँ आपने सभी नियमों को अ या आ के बाद अ या आ आने का मतलब ये हुआ कि अ धन अ धन आ धन आ धन आ। तो इस सभी नियमों पर आधारित हमने यहाँ सभी उदाहरण एक एक करके डिटेल में पढ़े हैं। ओ और ऊ का मेल होने पर यानी इसका मतलब क्या हुआ, ओ धन ओ आपका ओ धन ऊ, ओ ऊ धन ऊ और ऊ धन ऊ भी ऊ। ए धन ई आपका ए धन ई आपका ई धन ई आपका ई और ई धन ई आपका ई। तो सभी इसके उदाहरण भी आपने पढ़े। इसके बाद आपका ये सभी नियम के आपने यहाँ पर उदाहरण पढ़े। फिर आपका आया गुण संधि। गुण संधि में क्या बताया गया कि यदि अ या आ के बाद ए या ई आए या ओ या ऊ आए या फिर रि आए तो इनके मेल से क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले अ के बाद अ या आ के बाद इ या ई आए तो ए ओ और अर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने नियम भी आपको लिखा है कि अ के बाद ए आए तो ए, चाहे ई आए तो ए, आ के बाद भी ए आए तो ए, आ के बाद ई आए तब भी ए। इसी प्रकार से आपको ये नियम आपको बताए तो ये यण संधि है और इस पर आधारित आपने सभी उदाहरण यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, फिर आपकी दीर्घ संधि आती है और देखो दोनों को हमने रिवाइज किया। दीर्घ संधि में आपके आ, ई और उ हो जाता है और ये गुण संधि में ए, ओ और अर हो जाता है। इसके उदाहरण भी आपने पढ़े। तीसरी स्वर संधि का भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, यदि अ या आ के बाद ए या आई आए, ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अय और अव हो जाता है। और यहाँ पर आपने उदाहरण भी पढ़े तो इसमें आपका अय और अव हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए लोक धन ऐषणा, लोकैषणा, तथा धन एव तथैव, राजधन ऐश्वर्य राजैश्वर्य, माता धन ऐश्वर्य मातेश्वर्य। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हित धन ऐसी हितैषी, सदा धन एव सदैव, देव धन ऐश्वर्य देवेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब में आपका इस तरह से आया है। ऐसे ही जल धन औघ जलौघ, महाधन औषधि महौषधि, वन धन औषध औषध वनौषध, राजा धन औदार्य राजौदार्य। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपके वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद बेटा वृद्धि के बाद आपके पास आ जाता है यण संधि।
चौथा भेद है स्वर संधि का यण संधि। यण संधि क्या होती है? यदि अ या इ या ई के बाद, अभी तक हम अ या आ के बाद कह रहे थे, अब इ या ई के बाद, ओ या उ के बाद अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ध्यान देंगे इ ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, इ ई के बाद अ आए तो य होगा, इ ई के बाद आ आए तो या होगा, इ ई के बाद ओ आए तो यू होगा, इ ई के बाद ओ आए तो यू हो जाएगा। ऐसे ही ए आए तो ये और आई आए तो यही, या ओ आए तो औ। इस तरह से आप यऊ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे गति धन अवरोध, इसमें ति यानी इ अ के बाद अ आया है तो गत्यावरोध, इसकी संधि करके आपको मैंने डिटेल में बताई थी, तो इसको भी आप नोट डाउन किया होगा आपने। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण थे, वि धन आकुल व्याकुल, इसी तरह से नदी धन अर्पण नद्यर्पण, ठीक है, अवि धन उदय अभ्युदय, देवी धन ऐश्वर्य दैवेश्वर्य, तो ये कुछ उदाहरण हैं। और ओ ऊ के बाद यदि अ आए तो व हो जाएगा, आ आए तो वा हो जाएगा, ए आए तो वी हो जाएगा, ई आए तो वी हो जाएगा, ए आए तो वे हो जाएगा, आई आए तो वाई हो जाएगा। जैसे मधु धन अरी मध्वरी, इसी तरह से गुरु धन आदेश गुरुवादेश, ठीक है, अनुधन इति अनविंती अन्विति, ठीक है, अनुधन ईशा अन्विषा। तो ये आपकी यण संधि थी। और री के बाद तो आप जानते हैं अ आए तो र, आ आए तो रा, तो इसके भी आपने यहाँ पर उदाहरण पढ़े, जिसमें आपका पितृधन अर्पण पित्रार्पण, पितृ पितर्पण पितर्पण, ठीक है। और आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट जो अंतिम भेद है स्वर संधि का, वो है आपकी अयाधि संधि। तो अयाधि संधि कहते हैं कि पहले शब्द के अंत में ए, आई, ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। उदाहरण के लिए से धन अन तो सयन हो जाएगा। नेक्स्ट, गए धन अक गायक, भो धन अन भवन, पौ धन अक पावक। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन का स्वर से, अब ये तो आपके 5 भेद स्वर संधि के थे, 5 भेद आपने पढ़े स्वर संधि के। इसके बाद संधि का दूसरा भेद आ जाता है व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से या फिर व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। व्यंजन संधि के प्रकार, पहला प्रकार व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल और व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो स्वर संधि में 2 स्वर मिलते थे, लेकिन व्यंजन में या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, या पहले व्यंजन आएगा फिर स्वर आएगा, या दोनों ही व्यंजन होंगे। तो ये व्यंजन संधि का यहाँ पर 3 प्रकार हैं। और व्यंजन संधि के बच्चों आपने यहाँ कुछ नियम पढ़े हैं। हिंदी वर्णमाला में, वर्ण विचार में आपने हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग पढ़े हैं। हर वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं। पंचम वर्ण इसको कहा जाता है। इसके जो 5वें वर्ण हैं इनको पंचम वर्ण कहते हैं। और हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के आधार पर पड़ा है, ठीक है। तो जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, इसी के आधार पर नियम थे। तो पहला नियम क्या था कि क का ग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसी के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है यदि प्रथम वर्ण के बाद दूसरा और चौथा आए तो तीसरे में वो परिवर्तन हो जाता है। तो ये पहला नियम था, ये आपने पढ़ा। फिर दूसरा नियम था कि पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे वाक धनमय वांगमय, सठ धन मास षणमास।
सतत धन नाम तन्नाम, तो ये दूसरा नियम था। ठीक है, इसके बाद आपको अन्य जो नियम है वो हमने आपको यहाँ पीडीएफ के माध्यम से समझाया था, तो कल की क्लास से हम उसको रिवाइज कर ही रहे हैं, तो वो तो हमने अभी लेटेस्ट पढ़ा है, उसमें इतना रिवाइज जैसे कुछ है नहीं। तो हमने त संबंधी नियम पढ़े, मौ संबंधी नियम पढ़े, अन्य नियम पढ़े, और आज की क्लास में आपने विसर्ग संधि पढ़ी है, तो उसको तो हम रिवाइज आज नहीं करेंगे। तो आइए, अभी तक बच्चों आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। आपने पढ़ा है दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को ही आप संधि कहते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं, जो आप दोहराएंगे। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को पहली स्थिति में वापस लाना संधि विच्छेद कहलाता है। अब किसी वर्ण को आपने पहले संधि की, लेकिन संधि करने के बाद पुनः आप उसको अपनी मूल अवस्था में, उसकी पहली वाली अवस्था में ला रहे हैं, तो वह आपका संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पुनः 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। व्यंजन संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का है, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और आप प्रश्नों के उत्तर देंगे, और उसके बाद हम भी आपको उत्तर बताएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है बच्चों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपके एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, एक उत्तर इनमें से सही होगा। पहला प्रश्न है कि व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से तथा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर कौन सी संधि होना संभव है। 4 यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, विसर्ग संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि और व्यंजन संधि। तो इसमें से वो कौन सी संधि है जिसमें पहले स्वर व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से तथा स्वर का व्यंजन से मेल होता है, वह कौन सी संधि है, कौन सी संधि में ये संभव है। चलिए बताएंगे, आप उत्तर बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपका व्यंजन संधि में आता है। ठीक है, ये विसर्ग संधि नहीं है, ये स्वर संधि भी नहीं है, ये वृद्धि संधि भी नहीं है। तो जब ये 3 प्रकार के व्यंजन संधि के ही प्रकार हैं, जहां पहले व्यंजन का व्यंजन से, स्वर का व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होता है, वह आपका व्यंजन संधि होता है। जब त के बाद च या छ आता है तो त का क्या हो जाता है। अभी आपको नियम बताए थे, एक जैसे नियम थे ना। चलिए इसको आप बताएंगे। ये आपका त संबंधी नियम जो आपने पढ़े थे कि यदि त के बाद च या छ आ जाए तो इस त का क्या हो जाता है, आधा ज, आधा च, द सभी स्वर रहित हैं, या छ क्या हो जाता है बताइए। तो इस, देखो हमने बताया था ना, एक जैसे नियम, 4 नियम थे त संबंधी। त के बाद च छ आए तो स्वर रहित च हो जाएगा। त के बाद ज झ आए तो स्वर रहित ज हो जाएगा। ट ठ आए तो स्वर रहित ट हो जाएगा। ड ढ आए तो स्वर रहित ड हो जाएगा। तो यहाँ पर च आया है ना, तो स्वर रहित च होगा, यानी यहाँ पर इसका बॉक्स इधर है, इसका बॉक्स इधर है, ये फर्स्ट वाले का है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न गौ, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से कौन सा स्वर बनता है। तो ये तो आपका दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर बनता है, प्लुत स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद बताया था अभी भी आपको कि यदि अ या आ के बाद क्या आए, अ या आ आए, उसके बाद आपका क्या बन जाता है, आ। ये आपका हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक प्रश्न है, राजेंद्र शब्द के संधि विच्छेद का कौन सा रूप बिल्कुल सही है? राजेंद्र का कौन सा रूप सही है? अभी आपने बहुत सारी संधियां पढ़ी हैं, नहीं? राजेंद्र में बीच वाले वर्ण में क्या आया है? ए आया है। क्या आया है? ए आया है। ठीक है। और ए कहाँ पर होता है? आपको नियम बताए थे। ए कहाँ पर आता है? हमने शॉर्ट में भी आपको बताया था कि ए हो जाता है, ओ हो जाता है। और चलिए एक बार हम फिर से पीछे चलते हैं। तो देखिए, गुण संधि में ए, ओ और अर हो जाता है। यहाँ ए आया है, ठीक है। क्या आया है? ए आया है। अब नियम बच्चों यहाँ पर क्या क्या थे? कब कब ए होता है? ये तो ओ का नियम है। अधन ई भी आपका ए होता है, ई भी। और चलिए, यानी कि ये है तो आपका गुण संधि, तो इसका क्या होगा? राजधन इंद्र होगा, राजा धन इंद्र होगा, या राजधन इंद्र होगा, राजा धन इंद्र होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए का उत्तर बताएंगे। राजेंद्र शब्द के संधि विच्छेद या राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, राजधन इंद्र होगा, राजा धन इंद्र होगा, या राजा धन इंद्र होगा, ठीक है, या फिर आपका कोई नहीं। तो इसमें आपका राजा धन इंद्र होगा, क्योंकि इससे आप आ निकालेंगे और इससे आप इ निकालेंगे। आ धन इ आपका ए हो जाता है, जो कि राजेंद्र यहाँ पर हो जाता है। चलिए, तो धन अस्थि की संधि है। तो धन अस्थि की संधि है। तो देखिए, सुअस्थि या सुस्ति या स्वस्थित या सुआस्ति। सु धन अस्थि की संधि है। चलिए इसकी संधि कर लेते हैं हम। हमें पता है सु धन अस्थि अस्थि। तो अब यहां से आप इन दोनों की संधि करेंगे, ठीक है। तो इसका तो आपका उ मिलेगा, और उ के बाद आपका अ आया। उ के बाद अ आने का मतलब क्या हो जाता है? वो हो जाता है। क्या हो जाता है? वो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? ये तो आपका क्या है? सु। अब इस सु से आपने आधा सौ तो निकाल दिया, उ तो निकाल दिया, अब ये आधा सौ रह गया। इससे आपका क्या हुआ? वो हुआ, इन दोनों के मेल से। और पीछे आपके पास क्या है? सी। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये आपका यण संधि है, जहां हम य के बाद यदि कोई स्वर आए तो वो य, सॉरी, इ के बाद आए तो य, और उ के बाद व, ठीक है, और री के बाद रॉ कहते थे। ये यण संधि का उदाहरण है। चलिए, अब संधि विच्छेद के सामने आपको सही चिन्ह लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास कुछ संधि विच्छेद के शब्द दिए गए हैं, उनकी संधि की गई है और 3 यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे वीरोचित का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? वीर धन उचित, या फिर वीरह धन उचित, या वीरो धन उचित। क्या इसकी संधि होगी? वीरो वीरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, ये है र और ये है ओ। और वैसे भी मैंने आपको उदाहरण में बताया था, क्या बताया था? जब ए ओ और ए ओ आया, गुण संधि में आपने क्या पढ़ा था? तो ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर ओ आया है। देखिए, ओ आया है। र वीर धन उचित, औ के बाद क्या आया है? ओ आया है। औ के बाद, औ या आ के बाद यदि ए आए तो वो आपका क्या हो जाता है? ए होगा। और यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आपका उ आया है, तो ये आपका ओ होगा। तो इसमें आपका वीरोचित हुआ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? परिधन आवरण, पर्याधन आवरण, या परिधन आवरण। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है बच्चों परिधन आवरण। ठीक है, और ये भी आपका यण संधि, स्वर संधि का ही एक भेद है। परिधन आवरण। निष्कलंक का सही संधि विच्छेद बताइए। विसर्ग संधि आपने पढ़ा है, और विसर्ग संधि में आपने एक नियम ये भी पढ़ा था कि जब विसर्ग हटाते हैं तो स्वर रहित आपका मूर्धा स आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसका सही संधि विच्छेद ये है, निह धन कलंक। यहाँ सागरोर्मी का सही संधि विच्छेद, तो सागर धन उर्मी, या सागर धन उर्मी, या सागर धन उर्मी। तो यहाँ पर सागर धन उर्मी जो कि आपका गुण संधि है पहला, ये आपका सही उत्तर है। चलिएगा, इनको नोट कीजिएगा। अब यहाँ आपको संधि करनी है कुछ। तब धन ही का संधि क्या होगा? तब धन ही का संधि क्या होगा? तो आपसे एक नियम यहाँ पर आपने पढ़ा था, कई बार हम क्या करते हैं, व्यंजनों को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका आप संधि कीजिए। यहाँ धन ही का आपको संधि करना है। कान धन कटा का संधि करना अभी भी बताया था। पानी धन घाट का, बकरा धन ईद, ये कुछ बता चुके हैं हम अभी। आधा धन पका, और दूध धन मुहा, लोटा धन इया, और इस धन ही। इन सभी का आपको संधि करना है। अभी हमने इससे पहले आपको नियम बताए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, दिए हुए उदाहरण के अनुसार संधि करना है। जैसे देव धन ऋषि, अधन री का मिला है,
और यहाँ पर अर हुआ है यानी देवर्षि। इसी तरह से आपको नवधन उदय और परिधन नाम करना है और संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। नायक का संधि विच्छेद करें और उसकी संधि का नाम यहाँ लिखें। लोकोक्ति का संधि करना है और यहाँ पर नाम लिखना है। गायक का, पावक का और व्यूह, रजनीश, तथैव और निसंतान, इन सब का आप संधि करेंगे और नाम लिखेंगे। संधि करके संधि का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। स्वधन अर्थ, निहधन कपट, भोधन इष्टा, मातृधन आज्ञा, अनुधन छेद, नारीधन ईश्वर, वाकधन मय, दुहधन गम, जगत धन अम्बा, समधन हार। ठीक है, इतना करेंगे। बाकी तो ये आपके क्वेश्चन ये आप कर चुके हैं, वो लिख चुके हैं, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा आप करके लाइएगा और इस तरह से आज हमारा संधि भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, जो कि आपका रिवीजन पार्ट था। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने संधि को रिवाइज कर लिया है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। संधि के कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, इन प्रश्नों को आप कीजिएगा, जिसमें आपको संधि विच्छेद करना है, साथ में संधि करनी है और उन संधि के भेदों को लिखना है, उनके नाम लिखने हैं कि संधि का कौन सा भेद है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।